गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बीए फर्स्ट ईयर में आपका व्यवहारवाद जो है वो पढ़ाया था और ये बताया था कि व्यवहारवाद ने किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में जो नई सामग्री, नई तथ्यों, आंकड़ों को समाहित किया और किस प्रकार से जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उस परंपरागत राजनीति विज्ञान में इसने किस प्रकार परिवर्तन किया, इसको पूरी तरह से संशोधित किया और उसमें नए आयामों को इसने इसमें जोड़ा। तो देखिए, कल व्यवहारवाद में हमने पढ़ा था कि किर्कपैट्रिक ने 4 इसकी प्रकृति बताई थी। उसमें से हम देखते हैं, एक बार दोबारा उसको देख लेते हैं कि किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 प्रकृति बताई थी और उसमें उसने बताया था कि सबसे प्रमुख व्यक्ति, दूसरा बताया था अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध और बताया था कि इसमें जो है एक पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और मापन की उसने बात कही थी। राजनीतिक विज्ञान में पर्यवेक्षण, मापन और वर्गीकरण कल मैंने बताया था, इसलिए केवल आज शॉर्ट में पॉइंट ही बता रहा हूं। और चौथा है क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन। क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन। तो देखिए, किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की 4 प्रकृति, 4 प्रमुख विशेषताएं बताई थी, जो कल मैंने आपको बताई थी। वापस रिपीट कर रहा हूं कि कल कुछ पॉइंट्स नीचे शायद नहीं आप लोगों को दिख रहे थे। तो देखिए, सबसे प्रमुख जो है व्यक्ति को माना कि अध्ययन की मूल इकाई क्या है, व्यक्ति। और अध्ययन जो है, अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और अध्ययन चारों ओर से व्यक्ति के ही इर्द गिर्द घूमता है। अगला है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या है, संबंध है, जिसे हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण आपके सिलेबस में है, हम आगे पढ़ेंगे। तो अंतर अनुशासनात्मक संबंध का मतलब है कि राजनीति विज्ञान जो है एक समाज विज्ञान का विषय है और एक समाज विज्ञान का विषय होने के कारण इसका अन्य विषयों के साथ में क्या है, सह संबंध पाया जाता है। फिर है पर्यवेक्षण, मापन और वर्गीकरण, अर्थात राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण, मापन और वर्गीकरण की इकाइयों को समाहित करना। अगला है क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन, अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक विशुद्ध विज्ञान की तरह किया जाना चाहिए और इसका अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से किया जाए। तो इस प्रकार से किर्कपैट्रिक ने 4 प्रकृति, 4 विशेषताएं बताई, जो मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह अध्ययन नए तरीकों से किया जाने लगा। अब अध्ययन में जो अध्ययन का परंपरागत स्वरूप था वह परिवर्तित होने लगा और दूसरे महायुद्ध के बाद में अध्ययन की इकाइयां सब परिवर्तित हुई, अध्ययन की जो पद्धतियां हैं वो भी परिवर्तित हुई और व्यवहारवादी आंदोलन ने जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीति विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में इसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन शुरू होने लगा। यह भी अन्य समाज विज्ञानों की तरह एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अस्तित्व उभर कर आया और इस प्रकार व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति शास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में एक स्वतंत्र और व्यवस्थित अध्ययन इसमें शुरुआत की। तो देखिए, हम देखते हैं अब व्यवहारवाद ने इसके क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, व्यवहारवाद की प्रमुख उद्देश्य व्यवहारवाद के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। तो देखिए, व्यवहारवाद के
प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य। तो देखिए, व्यवहारवाद के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला है एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना। तो देखिए, व्यवहारवाद का प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य पहला है एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना, अर्थात जो राजनीति शास्त्र है उसमें अध्ययन के नए आयामों को शामिल करना और इसे एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में, इसे एक स्वतंत्र विषय बनाना। तो राजनीति विज्ञान को एक नवीन विषय के रूप में, एक नवीन विज्ञान के रूप में इसको क्या करना, स्थापित करना। दूसरा है राजनीति का विज्ञान विकसित करना। राजनीति का विज्ञान विकसित करना। तो देखिए, इसका दूसरा उद्देश्य है राजनीति का विज्ञान विकसित करना, अर्थात एक नए विषय के रूप में इसे स्थान दिलाना और राजनीति विज्ञान में जो तथ्य और घटनाएं हैं उनके नियम प्राकृतिक विज्ञान की तरह स्थापित करना और इसे एक विज्ञान के रूप में इसको विकसित करना। अगला है राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक अगला है राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। देखिए, इसका अगला उद्देश्य है राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, अर्थात मानव का जो व्यवहार है, मानव जो है अध्ययन की मूल इकाई है और व्यक्ति अध्ययन की मूल इकाई होने के कारण उसका जो व्यवहार है, उसका जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करना, अर्थात मानव के व्यवहार के जो विविध आयाम हैं उन विविध आयामों में, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जितने भी उसके आयाम हैं उसमें से प्रमुख राजनीतिक संदर्भ में उसके व्यवहार को क्या करना, उसका अध्ययन करना, क्योंकि मानव व्यवहार राजनीतिक संदर्भ में किन किन आयामों से प्रभावित होता है, इन सब का अध्ययन इसमें करना। अगला है राजनीति विज्ञान तथा अन्य समाज विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान तथा अन्य समाज विज्ञानों के साथ तथा अन्य समाज विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, क्योंकि राजनीति शास्त्र एक समाज विज्ञान का विषय है और जिस प्रकार समाज विज्ञान के अन्य विषय अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, तो इनका क्या है, आपस में सह संबंध, अर्थात समाज विज्ञान के सभी विषय एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं, जिसे कि हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के रूप में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो राजनीति विज्ञान का क्या है, अन्य समाज विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। ये राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान का विषय है, इस कारण से ये अन्य विषयों के साथ में क्या है, इसका सहसंबंध पाया जाता है और राजनीति विज्ञान में अन्य विषयों से जो भी लक्षण, विशेषताएं, जो भी ग्रहण करने योग्य चीजें हैं
उनको इसमें क्या है, ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात एक दूसरे की विशेषताओं को समाहित करना, एक दूसरे के लक्षणों को ग्रहण करना। तो देखिए राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य समाज विज्ञानों के साथ स्थापित करना है। अब अन्य उद्देश्य में देखते हैं हम। अन्य उद्देश्य में है, प्रमुख रूप से है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को नियमित करना, दूसरा है भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त करना। तो देखिए राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं। एक नवीन विज्ञान के रूप में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में इसको विकसित करना, इसका विज्ञान विकसित करना कि इसमें भी अन्य जो सोशल साइंस है, अन्य समाज विज्ञानों की तरह इसमें भी नियम स्थापित करना, मानव व्यवहार के अध्ययन को शामिल करना। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। और फिर अन्य उद्देश्य मानव के राजनीतिक व्यवहार को नियमित करना कि मानव के राजनीतिक व्यवहार के कुछ नियम हैं जिनका सामान्यीकरण किया जा सकता है, और फिर उसके आधार पर भविष्यवाणी की संभावना व्यक्त करना कि इस विषय में भविष्यवाणी भी, जिस प्रकार से हम विज्ञान में भविष्यवाणी की बात करते हैं कि भविष्यवाणी की जा सकती है, इसी प्रकार से इसमें भी भविष्यवाणी की संभावनाएं व्यक्त करना। तो इस प्रकार से इसका प्रमुख उद्देश्य जो है व्यवहारवादी उपागम का, राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में इसे स्थापित करना और इसमें विज्ञान की तरह ही अध्ययन की नई पद्धतियां, अनुभविक और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियों को शामिल करना, और इसी के साथ ही अध्ययन को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक बनाना। तो इस प्रकार इस व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख उद्देश्य है राजनीति विज्ञान का अध्ययन, जो विज्ञान की तरह ही विशुद्ध रूप से एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से एक वैज्ञानिक तरीके से नई तकनीकों के साथ में इसका अध्ययन शुरू करना। तो देखिए इसके उद्देश्य हमने पढ़े। अब आगे हम देखते हैं कि व्यवहारवादी उपागम में जो डेविड ईस्टन है, उस डेविड ईस्टन ने इसकी 8 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए व्यवहारवादी उपागम को विकसित करने में कई राजनीति शास्त्रियों का, राजनीति वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंज यूलाई और चार्ल्स मैरियम, हर्बर्ट साइमन और डेविड ईस्टन। कल मैंने आपको बताया था डेविड ईस्टन ने 1953 में अपनी किताब लिखी पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि राजनीति विज्ञान में
एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण इस पुस्तक का योगदान है और राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण को इस पुस्तक ने विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। तो देखिए, इसमें डेविड ईस्टन जो है प्रमुख रूप से एक विचारक है जिसने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। तो देखिए, डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की 8 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। देखिए, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख रूप से विशद और व्यापक रूप से इसने इसका विश्लेषण किया और अपने सिद्धांतों को इसने निर्मित किया कि व्यवहारवादी अध्ययन को इसने अपने पुस्तक में इसका प्रमुख रूप से वर्णन किया और व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है नियमन। तो डेविड ईस्टन ये कहता है कि मानव व्यवहार के कुछ जो नियम हैं वह नियम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इन नियमों का जो निर्माण है वह संभव है और व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ एक सामान्य नियम होते हैं जिन नियमों का जो है हम नियमन कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में इन कुछ ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जो इन सामान्य तत्वों के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, नियमन में हम ये देखते हैं कि नियमन का अर्थ है कि कुछ मानव के व्यवहार में एक ऐसे सामान्य तत्व मानवीय व्यवहार में सामान्य तत्व पाए जाते हैं, तत्व होते हैं जिनका नियमन किया जा सकता है। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में कुछ ऐसे सामान्य तत्व, कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं जिनका हम सामान्यकरण कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं। अर्थात उनको हम सिद्धांत के रूप में हम प्रतिपादित कर सकते हैं। कुछ ऐसे नियम जो होते हैं मानवीय व्यवहार में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और इनका नियमन जो है वह किया जा सकता है। तो इसकी बात की है। अगला है सत्यापन। दूसरा है सत्यापन। तो देखिए, सत्यापन का अर्थ है कि मानव व्यवहार में जो नियम बनाए गए हैं उनकी सत्यता की जांच करना। अर्थात मानवीय नियमों की सत्यता की जांच। तो देखिए, सत्यापन का अर्थ है वेरीफाई करना। जो मानवीय व्यवहार में सामान्य तत्व, सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, उन सामान्य विशेषताओं के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। और सत्यापन, हम मानवीय जो नियम हैं, जिन मानवीय नियमों में सामान्य नियम हम पाए देखते हैं, सामान्य विशेषताएं जो हैं, उनके आधार पर हम इनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगला है तकनीकों का प्रयोग। तीसरा है तकनीकों का तो देखिए,
हम मानवीय नियमों की सत्यता की बात इसमें करते हैं कि सत्यापन करके हम इसे एक वैज्ञानिक विषय के रूप में इसको स्थापित कर सकते हैं। और राजनीति शास्त्र में हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं जब हम सत्यापन की बात करते हैं। तो और फिर अगला है तकनीकों का प्रयोग, अर्थात राजनीति विज्ञान में हम नई तकनीकों का प्रयोग करें जिससे अध्ययन अधिक से अधिक वैज्ञानिक बन सके। तो नई तकनीकों का प्रयोग का मतलब है कि राजनीति विज्ञान में नई तकनीकों का अपनाया जाना इसके अध्ययन में, और नई तकनीकें जो कि विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरे और विषय को अधिक से अधिक विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करें। देखिए, तकनीकों का प्रयोग का मतलब है कि ऐसे तकनीकें काम में लाना जो कि इस विषय को अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक बनाया जा सके। अगला है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण अर्थात जो इकट्ठे किए गए तथ्य, इकट्ठे किए गए तथ्य और आंकड़े हैं, तथ्य आंकड़े या सामग्री जो है, जो भी शोधकर्ता ने इकट्ठी की है, उन इकट्ठे किए गए तथ्य, आंकड़े और सामग्री जो है उनका विशुद्ध रूप से उन तथ्यों आंकड़ों का पुनः पर्यवेक्षण करना, पुनः पर्यवेक्षण करना, देखिए परिमाणीकरण जो शोधकर्ता अपने शोध के समय जो इकट्ठे किए गए तथ्य, आंकड़े, सामग्री है उनका पुनः पर्यवेक्षण करना और पर्यवेक्षण करके जो है उनको वैज्ञानिकता की कसौटी पर उनको जांचना। तो देखिए परिमाणीकरण में हम देखते हैं कि अधिक यथार्थ एवं इनको शुद्ध बनाया जा सके। अगला है मूल्य निर्धारण। अगला है मूल्य निर्धारण। तो देखिए इसमें जब हमने परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ा था और उसमें देखा था कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शपरक है और मूल्यों की बात करता है, जबकि ये अध्ययन मूल्यों के प्रति तटस्थता की बात करता है। मूल्यों के प्रति तटस्थता अर्थात अध्ययन मूल्य रहित होना चाहिए। तो देखिए जो व्यवहारवाद की पांचवी प्रमुख विशेषता है मूल्य निर्धारण की, और ये इसमें तय किया जाता है कि जहां परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यपरक अध्ययन है और इसमें मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है, उसके विपरीत जो व्यवहारवाद है वो मूल्यों के प्रति तटस्थता की बात करता है कि जो है मूल्य से रहित अध्ययन होना चाहिए, अर्थात अध्ययन में मूल्यों को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और मूल्यों के बिना ही अध्ययन क्या होगा, विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। तो व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मूल्यों के प्रति तटस्थता की बात की जाती है, अर्थात मूल्य रहित अध्ययन की बात की जाती है कि जो शोध करता है जब वो शोध करे तो अपने मूल्यों से बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहे, अर्थात उसके अध्ययन में मूल्यों से रहित अध्ययन की बात इसमें की गई है कि अध्ययन में मूल्यों को, आदर्शों को, नैतिकता को बिल्कुल परे रखना चाहिए। अध्ययन मूल्यपरक नहीं होना चाहिए, नैतिकता आदर्शपरक नहीं होना चाहिए और अध्ययन मूल्यों से बिल्कुल अलग रह के मूल्यों से तटस्थ रहकर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो देखिए अगला जो इसकी विशेषता है
वह है कि इसे हम मूल्य निरपेक्षता की बात भी कहते हैं। मूल्य निरपेक्षता अर्थात मूल्यों से रहित अध्ययन की बात इसमें की जाती है। अगली जो विशेषता है वो यह है कि अगली है व्यवस्थित अध्ययन। अर्थात व्यवहारवाद व्यवस्थित अध्ययन की बात करता है कि अध्ययन जो है वह पहले से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन की बात इसमें कही गई है। अगला है शुद्ध विज्ञान का निर्माण। अगली विशेषता है शुद्ध विज्ञान का निर्माण। अर्थात अध्ययन जब वैज्ञानिक रूप से होगा तो वैज्ञानिक तरीके से होने के कारण इसमें जो है सिद्धांतों का निर्माण होगा और शुद्ध विज्ञान के रूप में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं को यह सुलझा पाएगा। अगला है समग्रता। समग्रता अर्थात राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह अध्ययन एकीकृत रूप में होना चाहिए। समग्रता का मतलब समग्रता या एकीकृत अध्ययन। अर्थात जब मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन हम अलग अलग खंडों में विभाजित करके नहीं कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जो प्रभावी करने वाले जो तत्व हैं, जो कारक हैं, उनको हम अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि मानव की जो राजनीतिक व्यवहार को नियमित करने वाले कारक हैं उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो इन्हें हम एकीकृत और समग्रता के साथ में इनका अध्ययन कर सकते हैं। इन्हें अलग अलग भागों में बांटकर इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम की डेविड ईस्टर ने 8 विशेषताएं बताई हैं और इस प्रकार उसने इन 8 विशेषताओं को व्यवहारवाद की मूलभूत उसने लक्षण माना है कि व्यवहारवादी उपागम में इन 8 विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार डेविड ईस्टर ने व्यवहारवादी उपागम में इन 8 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर इस उपागम को उसने निर्मित किया। और दूसरे महायुद्ध के बाद में जो व्यवहारवादी क्रांति आई उसने राजनीति विज्ञान में जो है मूलभूत परिवर्तन किया। जहां परंपरागत दृष्टिकोण केवल राज्य सरकार संकुचित विषय क्षेत्र की बात करता है, वहीं पर आधुनिक दृष्टिकोण इसकी व्यापकता की बात करता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन की मूल इकाई मानता है। और जहां परंपरागत दृष्टिकोण में पुरानी अध्ययन पद्धतियों की बात की जाती है, उसके स्थान पर व्यवहारवादी उपागम अध्ययन को विशुद्ध और वैज्ञानिक बनाने के लिए नई अध्ययन पद्धतियों की बात करता है जो कि आनुभविक हो, पर्यवेक्षणात्मक हो। इस प्रकार से व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान में एक नई शुरुआत की और उसके अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक, अधिक से अधिक अध्ययन में नवीनता लाने की बात कही गई। और इस प्रकार व्यवहारवादी आंदोलन ने जो जहां पर आदर्श की बात की जाती थी उसके स्थान पर यथार्थवादी अध्ययन की बात कही गई और इसमें मूल रूप से विज्ञान की तरह ही अध्ययन की शुरुआत इसने की। तो इस प्रकार से व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक
शुद्ध वैज्ञानिक बनाने पर इसने क्या किया, बहुत अधिक बल दिया। तो व्यवहारवादी उपागम जो है वह राजनीति विज्ञान को विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक बनाने पर इसने अपने महत्वपूर्ण प्रयास किए और इस प्रकार व्यवहारवादी आंदोलन ने यथार्थवादी अध्ययन की शुरुआत की और राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में इसने व्यवस्थित रूप से अध्ययन की शुरुआत की।